अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेज के। ये फेज मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है तो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन और वाइब्रेशन या ऑसिलेशन में आपस में क्या ताल्लुक है, और जहाँ पे जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम बेसिकली सर्कुलर मोशन का एक अक्स के तौर पे रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे एक सर्कुलर मोशन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक सर्कल का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में ही उसके डायमीटर पे एक वाइब्रेशन ऑसिलेशन को एक मर्तबा ऑसिलेट करने में टाइम लगता है, या उतना ही वाइब्रेट करने में टाइम लगता है। तो मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जो है ऑसिलेशंस जो हैं वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और जैसे कि पानी में जैसे एक यूं 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 करके आप एक ख़ास फट्टी से या उंगली से पानी के अंदर इस तरह मारें तो पानी के ऊपर वेव्स पैदा होती हैं, और उन वेव्स का जो टाइम पीरियड होता है या फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी एग्जैक्टली होती है जिस रफ्तार से आप अपनी उंगली जो है ना वो उसके अंदर पानी के अंदर डिप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब ये वेव और ऑसिलेशंस की बात आती है तो वहाँ पे फिर साथ ही फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि वेव का फेज क्या है या वाइब्रेशन का फेज क्या है। तो फेज जो है वो होता क्या है कि इट फेज डिटरमिन्स द determines the state of vibration। ठीक है। और फर्ज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कल। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ, और ये एक मास है m। तो ये यहाँ पे इसके साथ एंगल बनाता है फ्रॉम इनिश, ये एंगल है, ये यहाँ पे पहुंचा, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से इसकी मोशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और अब हमने, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये पहुंचा, ठीक है। ये इसकी फर्ज करें कि इनिशियल पोजीशन है, इसको मैं P1 कह देता हूँ, ये इसकी P2 फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, अक्स बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा है डायमीटर, ठीक है। ये जो एरो है ना ये उसके अक्स को शो कर रहा है कि हमारे जो है ना वो यहाँ पे है। और जब ये यहाँ पे P1 पे था तो उस वक्त इसका ये इस जगह पे था, ठीक है। तो P1 से P2 तक पहुंचने के लिए उसने जो एंगल में उसकी चेंज आई है वो है ओमेगा टी, ठीक है। ये जो फाई एंगल है ये इसका वैसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे इस तरह ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है।
ये फाई इसका एंगल है साइन एक्स एक्सिस के साथ, जो कि जस्ट मेजर करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के दरमियान स्टेट ऑफ द वाइब्रेशन जो है ना, वो हमारा मकसद है कि उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये जो टोटल एंगल चेंज हुआ यहां से यहां तक, वो है हमारा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो मैंने ये डिटरमिन करना है कि अब इसकी स्टेट इस वक्त क्या है। ठीक है, यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका बना है। तो इनिशियल पोजीशन थी फाई, ठीक है, एंगल उसका फाई था, और चेंज होके ओमेगा टी हो गया। और मैंने ये डिटरमिन करना है कि जब वो ओमेगा टी पे पहुंचा तो उस वक्त हमारा एक्स कितना हो गया है, तो हमने ये फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर पिछले लेक्चर में बताया था कि कंसेप्चुअल पार्ट हमारा तकरीबन हम ख़त्म हो गया है इस चैप्टर के लिए। हमने अब इसके बाद हमने मोस्टली जो है वो मैथ ही डिराइव करनी है कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या मैथ डिराइव करेंगे। अगर कंसेप्ट के हवाले से बात करें तो कंसेप्ट फेज यही है कि फेज बेसिकली डिटरमिन करता है कि वाइब्रेशन किस स्टेज पे है। ठीक है, जैसे कि ये एक्स, एक्स की वैल्यू अब इस वक्त कितनी है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये ओ इसकी मीन पोजीशन है। तो फेज ये चेंज, जितना चेंज इन फेज होगा जो कि यहाँ पे ओमेगा टी है, वो हमें बता देगा कि पी वन के बाद कितने फेज के बाद उसका एक्स कितना चेंज हो गया। तो हमें हम एक्स, अगर एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पी वन से पी टू तक पहुंचने में कितना जो है उसने फासला तय किया है। तो आपको पिछले लेक्चर अगर याद है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का जो है ना वो फार्मूला डिराइव किया था कि वो आपका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और वेलोसिटी का मैंने बताया था एक्स नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है ये बेसिकली क्या है, फेज, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने देखना है कि फेज चेंज कितना हुआ है। तो चेंज कितना हुआ है तो ओमेगा के साथ फाई जो है वो बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर, जैसे कि ये इधर मैंने किया हुआ है ये इस जगह पे, कि हमारा जो फेज है, इनिशियल पोजीशन हमारी हमारी एंगल बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ फाई। ठीक है, चेंज जब हुआ पी टू पे तो उस वक्त हमारा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब हमने जस्ट मैथ सॉल्व करनी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो मैं ये जो ट्रायंगल है, ये ये जो यहाँ ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं सिंपलिसिटी के लिए थोड़ा सा ये यहाँ पे, वरना बहुत फंस मच जाएगा, इसलिए मैं इसको ये जो ट्रायंगल है इसको मैं बना देता हूँ नीचे, ताकि जो है वो टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा फंस ना मचे। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ओ, ये मेरा पॉइंट है एन एग्जैक्टली ये वाला, और ये है मेरा पॉइंट पी टू। ठीक है, और ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे पी टू का एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई। ये मेरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ये मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इसको मैंने कह दिया एक्स। ठीक है, अब आपको मैट्रिक में पता होगा कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमूआ कितना होता है, सम ऑफ ऑल
angles of triangle since sum is 180 डिग्री। तो मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमू हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमारा ये क्या टोटल बन गया? 90 जमा 90, ये यहाँ पे माइनस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल हमने निकालना है। ये हमारा एंगल कितना है? एक्स इज इक्वल टू 90 और 90 180 माइनस 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हो गया मेरा एक्स कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस 5। तो बेसिकली ये जो हमारा एंगल होता है, ये मैंने वैसे मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये एक मैथ की आइडेंटिटी है कि जो हमारा यहाँ पे एंगल होता है, ये वाला एंगल एग्जैक्टली वो वाला एक्स भी हमारा वही वाला होता है। तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, कंप्लीटनेस के लिए, कि मैंने डिराइव कर दिया ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आइडेंटिटी यही है कि आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इधर जितना एंगल बनता है, वहाँ पे भी आपका एक्स भी उतना ही होता है। तो हम अब इस मुसल्लस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है? ओ एन, ठीक है। ओ एन हमने फाइंड करना है। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या है? ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू ओ एन बटा ओ पी टू। तो ओ एन मेरा क्या है? एक्स। ओ पी टू क्या है मेरा यहाँ पे? रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स नॉट। साइन आपको पता है ना कि सामने वाला जिला बटा 72। हमारा 72 इस केस में क्या है? ओ पी टू। तो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये है जी हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि अगर हमने एक्स नॉट हमने अगर हमने डिस्प्लेसमेंट, हमें ये पता चला कि हम साइन के अंदर जस्ट ओमेगा टी, अगर इनिशियल एंगल हमारा फाई था, तो उसके अंदर हम चेंज इन एंगल जस्ट बीच में ऐड कर दें साइन के एंगल के अंदर, ठीक है। तो हम एक्स की चेंज पोजीशन जो ब्लू से रेड तक पहुंचने में जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो फेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये बताता है कि जितना एंगल चेंज हुआ, उससे हमें पता चल जाएगा कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा। तो आगे बस इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर फर्ज करें कि मेरा इनिशियल एंगल, जो अगर मेरे पास एक ऐसी स्टेट है जिसमें ये मेरा इनिशियल एंगल है, ये 90 है, ठीक है। ये फाई मेरा जो है ना, वो 90 दर्जे का जाविया बना रहा है। तो अब इसके बाद जो है वो, ये इनिशियल था P1, ये P2, ठीक है।
तो ओमेगा टी मेरा हो गया ये। तो अब मैंने क्या करना है कि मुझे कैसे पता चलेगा, पीछे वाले फार्मूला जो है वो उसमें एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो ये किसके बराबर होता है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी साइन 90 cos 90 प्लस cos ओमेगा टी साइन 90। ठीक है, cos 90 हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, तो x मेरा क्या हो गया? साइन 90 1, साइन 90 चूंकि 1 होता है, ये 1 है, तो हमारा x नॉट cos ओमेगा टी ये हमारा हो गया x की वैल्यू होगी। तो बेसिकली आपने इनिशियल पोजीशन जो भी है, ठीक है, उसका एंगल साइन एक्स एक्सिस के साथ देखना है कि उसका एंगल क्या है, और फिर उसके बाद आपने उसको ओमेगा टी के अंदर ऐड कर देना है, तो वो आपका चेंज इन फेज जो है ना वो निकल आएगा। तो फेज अगर हम वेव की फॉर्म में देखें, ठीक है, ये जैसे कि वेव है, ठीक है, तो ये है मेरी साइन ये है मेरी साइन। ठीक है, अब अगर मैं काज को देखूं, ठीक है, तो काज जो होती है वो मेरी होती है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद साइन, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा cos 90 डिग्री प्लस cos थीटा साइन 90 डिग्री। तो ये cos 90 डिग्री 0 हुआ, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। 0 प्लस साइन 90 cos थीटा, तो आपको पता चला कि साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा, कि साइन और cos में 90 दर्जे का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपकी जो cos होगी वो बेसिकली यूं होगी कि जहां पे साइन 0 है वहां पे cos क्या होगी? मैक्सिमम। और जहां पे साइन 0 होगी वहां पे, जहां पे नहीं नहीं ये यहाँ पे क्या है? साइन मैक्सिमम है। ठीक है, इसकी वैल्यू फर्ज कर ये 1 है। ठीक है, तो काज ने क्या हो जाना है? यहाँ पे 0 हो जाना है। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या हुई है? 0 हुई है, तो काज यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन क्या हुई है? -1। ठीक है, तो काज यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे काज हो जाएगी 0। यहाँ पे साइन क्या है? 0 है, तो काज ने क्या होना है? मैक्सिमम। फिर यहाँ पे साइन 1 हो गई, तो काज क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 हो गई, तो काज यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे साइन -1 है, तो यहाँ पे काज जो है ना वो
0। ठीक है, तो इस तरह ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होने की वजह से जो ये रेड है ये हमारी है कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, ये हमारी है साइन थीटा। तो साइन और कॉस एक दूसरे से 90 दर्जे का जो है ना वो उनके दरमियान फेज डिफरेंस है अगर वेव की फॉर्म में देखा जाए। अगर सर्कुलर मोशन की फॉर्म में देखा जाए तो वहाँ पे भी फेज डिफरेंस है और उसकी वजह से जो वेव्स पैदा होंगी वो भी आपस में फेज डिफरेंस है। अगर आप का दो वेव्स का आपस में फेज डिफरेंस 90 दर्जे का है तो वो एक साइन प्रोड्यूस होगी, दूसरी क्या होगी, कॉस होगी। तो ये यहाँ पे हमारा बेसिकली कंप्लीट होता है ये फेज वाला टॉपिक। और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल मॉस स्प्रिंग सिस्टम। एक मिनट, मुझे एक मैसेज कर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मॉस स्प्रिंग सिस्टम। अब हमने हॉरिजॉन्टल मॉस स्प्रिंग सिस्टम में हमने वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी इस तरह वाइब्रेशन मूव कर रही थी। और वो मैंने जो फिगर बनाई थी उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इस तरह ऊपर नीचे मूव करते देखा था। ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। इसमें हमने करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने इसके लिए तीन चीजें डिराइव करनी है। इसमें कोई कंसेप्ट की कोई नई चीज नहीं है, जस्ट सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो वर्टिकल वाली हमने पढ़ ली है। ठीक है, वही फार्मूले हॉरिजॉन्टल वाले पे भी लगेंगे और हम जो है ना वो फाइनली उसी तरह के हमने तीन चीजें डिराइव करनी है, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हाँ, ये तीनों हमने डिराइव करनी है। ये जस्ट एक एन इट्स एन अदर फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इम्तिहानी नुक्ता नज़र से कोई ऐसी कंसेप्चुअल बात इसमें नहीं है। जस्ट वो फार्मूले हैं जो डिराइव करने हैं, जो आपके शायद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हवाले से के लिए ज़रूरत पड़े। अदरवाइज कोई शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से यही शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और उसके फार्मूले। तो समझने वाली इसमें कोई खास बात है कोई नहीं, हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो है वो अम, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। और जैसे कि मैंने बताया है कि हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं। तो ये मूव करके हमने इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने चेंज करा के ले आए एक्स नॉट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने क्या था, इसका एक्स नॉट। ठीक है, तो और इसको हमने यहाँ से मूव कराने के लिए हमने एक फोर्स लगाई। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दैट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उसने एक रीस्टोरिंग फोर्स लगानी है वापस अपने आप को पुश करने के लिए वापस। तो इस वजह से ये फोर्स क्या होगी, माइनस एक्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, इसको मैं एफ कह देता हूँ। तो चूंकि एफ एम ए के बराबर होता है, भी होता है, तो हमने एफ की इसकी जगह
न्यूटन्स लॉ से हमने F इज इक्वल टू एम ए पुट कर दिया इसके अंदर, तो हमारा A जो है वो -k/m इंटू एक्स। अब ये सारी चीजें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो है वो हमने एक्सेलरेशन डिराइव किया था, तो वो हमारा किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमने पीछे सिंपल हार्मोनिक के मोशन के केस में हमने एक्सेलरेशन डिराइव किया था। तो यहाँ से अगर हम ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो इक्वेटिंग 1 and 2 results in ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। इसका क्या मतलब है कि ओमेगा हमारा बराबर हुआ k/m स्क्वायर रूट के। तो ये जब हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन हमने इसका निकाल लिया, ओमेगा हमने निकाल लिया, तो अब हमारे पास अगली चीजें जो हैं वो सिंपल हैं कि हमने टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू, फार्मूला हमने वही यूज करना है। वो फार्मूला क्या है? 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा हमारा क्या है? k/m स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 2 पाई m/k। तो ये हमारा जो है वो निकल आएगा, हमारा हो गया टाइम पीरियड। अगर आपको कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालें, तो आपको एक इस चीज की जरूरत है और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मास हमारी कितनी है, ठीक है। के इलास्टिसिटी इस कांस्टेंट का पता होना चाहिए, ये आपको दिया हुआ होगा कि अगर एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी जो कांस्टेंट है इलास्टिसिटी का, वो हमारा ये है। तो आप उससे उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इससे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको पता है कि पीछे जो हमने फिगर बनाई है उसमें एक्स नॉट को हम कहते थे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारा है, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट, एक्स से, ठीक है। वो हमने फाइंड करना है। तो उस केस में हमारा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपको नहीं पता तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा क्या है, k/m स्क्वायर रूट इंटू टी। ये हमारा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इसको अगले पेज पे करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर
ओमेगा के अंदर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आएगी। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा क्या है, k ओवर m स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v बराबर आ गया k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हम एक्स नॉट स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, वैसे तो ये फार्मूला यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ना इट्स कंप्लीट, लेकिन इसको इस फॉर्म में लाने का जो है ना वो बेसिकली एक मकसद है जो कि हम आगे जाके जब हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें वहां पे समझ लग जाएगी। तो अगर ये जो फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है, ये 1 में से माइनस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जितना स्मॉल होता जाए, ठीक है, ये जितना स्मॉल होता जाए हमारी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो और ये जितना ज्यादा होता जाएगा 1 माइनस एक लार्ज वैल्यू, उतनी हमारी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्मॉल कैसे होगा, जब x आपका जीरो हो, जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ये ठीक है, ये वाइब्रेशन और ये पॉइंट है जीरो, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इधर अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, x क्या हो जाएगा, जीरो, x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, जीरो, जो कि इस केस ये आपका है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका ये डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो होना शुरू हो जाएगा, व्हेन x टेंड्स टू जीरो, देन x नॉट स्क्वायर बटा x नॉट स्क्वायर आल्सो गोज टुवर्ड्स जीरो, देन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, x नॉट k बटा m, ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे साबित हुआ कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जब आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपका व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट मतलब आपका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो, तो v क्या होगा, k ओवर m v इज इक्वल टू
के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स नॉट स्क्वायर। तो जब आपका एक्स एक्स नॉट के बराबर हो गया, ठीक है, तो क्योंकि ये कैसे वन की हो गया, क्योंकि एक्स नॉट स्क्वायर बटा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये हम 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या होगा, ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम तब होगी जब आपका आपका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस वक्त उसने हो जाना है जीरो। उसके बाद उसने वापस अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन की तरफ आना है, तो फिर वो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो किसी कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो अपनी मीन पोजीशन, अगर ये उसकी मीन पोजीशन है, ये तो इसके अलांग अगर ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये अगर इस तरह वाइब्रेट कर रही है तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वाली पोजीशन जो है या ये वाली पोजीशन जो है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और फिर जब वो मुड़ेगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो आपसे इसके हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक केस मोशन के केस में वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है और कहाँ पे मिनिमम होती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है बेस्ड ऑन दिस मैथमेटिक्स, क्योंकि उसने बुक में इस बारे में बात की हुई है। तो लिहाजा आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि यहाँ पे आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये चीज़ें नोट कर लें।